तो वील डिस्कस बाइनरी फाइल्स टुडे कि किस तरह से आप पाइथन प्रोग्राम में बाइनरी फाइल को प्रोसेस कर सकते हो. When we talk about file handling, that means secondary storage of data. So हमने किया था पिछले क्लास में कि किस तरह से आप टेक्स्ट फाइल्स में डेटा स्टोर करते हो. टेक्स्ट फाइल्स भी आपको मैंने दो तरह की बताई थी, एक होती है रेगुलर और एक होती है CSV फाइल. सो अभी उसके अंदर से हमने सिर्फ रेगुलर फाइल्स पे काम किया है. वी हैवंट वर्कड ऑन दी we haven't worked on the CSV files. So text files में आपके पास ऑप्शन है regular text files as well as you have CSV files. ठीक है. बाइनरी फाइल्स हम आज डिस्कस करेंगे, CSV फाइल्स हम इसके बाद करेंगे. सो बाइनरी फाइल्स बेसिकली क्या होती हैं, जहां पर आपका जो डेटा है, लाइक इफ यू रिमेम्बर मैंने आपको टेक्स्ट फाइल में बताया था कि जो डेटा है दैट इज स्टोर्ड इन स्ट्रिंग फॉर्मेट ओनली. जब आप एक फाइल को ओपन करते हो और आप उसके साथ राइट फंक्शन को यूज करते हो, तो उसमें जो आप पास कर सकते हो वो स्ट्रिंग ही होनी चाहिए. अगर वो स्ट्रिंग के अलावा कोई और डेटा टाइप है तो आपके पास उसमें एरर आ जाता है, वो उसको राइट नहीं कर सकता. सो वट एवर वैल्यू विल बी रिटन दैट हैज टू बी ऑफ टाइप स्ट्रिंग. वो टेक्स्ट फाइल के साथ लिमिटेशन थी, लेकिन बाइनरी फाइल में अब आपको ऐसी कोई लिमिटेशन नहीं आएगी, आप किसी भी टाइप का डेटा उसमें राइट कर पाओगे. सो बाइनरी फाइल में क्या होता है, डेटा इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ 0 and 1. सो बाइनरी फाइल स्टोर्स all data in the form of zeros and ones, right? So सब कुछ zeros and ones की फॉर्म में स्टोर होता है. So every data type can be stored in the file. और उसमें बेस्ट चीज ये है कि अगर इंटीजर स्टोर हो रहा है तो दिस विल बी स्टोर्ड एज एन इंटीजर. अगर फ्लोट स्टोर हो रहा है तो दैट विल बी स्टोर्ड एज अ फ्लोट. सो इंटीजर इज स्टोर्ड एज एन इंटीजर, float is stored as a float, string is stored as a string, list is stored as a list. So जिस भी डेटा टाइप की वैल्यू आपके पास प्रोग्राम में है, उसी डेटा टाइप में वो वैल्यू आपकी स्टोर होती है फाइल के अंदर भी. सो दैट इज द बेनिफिट ऑफ यूजिंग बाइनरी फाइल्स कि जो भी डेटा टाइप है वो डेटा टाइप मेंटेन्ड रहता है, और जिस फॉर्म में आप राइट करोगे उसी फॉर्म में वापस आप उसको रीड भी कर सकते हो. तो अगर मैंने उसको राइट किया है एज अ लिस्ट तो मैं उसको वापस रीड भी लिस्ट की तरह ही करूंगी. अगर मैंने राइट किया है एज अ डिक्शनरी तो रीड भी एज अ डिक्शनरी होगा. राइट किया है एज एन इंटीजर तो रीड भी एज एन इंटीजर होगा. तो द डेटा टाइप इज मेंटेन्ड. सो जो प्रोग्राम में डेटा टाइप होता है वही उसका फाइल में भी डेटा टाइप होता है, बिकॉज द डेटा इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ zeros and ones. So that is one major advantage भी कह सकते हो आप इसको, और मेजर रीजन कि हम बाइनरी फाइल्स यूज क्यों करते हैं, ताकि आपके डेटा टाइप्स जो है वो मेंटेन्ड रहे. ठीक है. सो इज दिस क्लियर कि दिस इज द बेसिक रीजन व्हाई वी यूज बाइनरी फाइल्स. अब यस बाइनरी मैम। फाइल्स आपको ओपन करनी है, जैसे चाहे टेक्स्ट फाइल हो चाहे बाइनरी फाइल हो, स्टेप्स वही हैं कि ओपन द फाइल, प्रोसेस द फाइल एंड देन क्लोज द फाइल. ठीक है. सो वी आर गोइंग टू राइट f इज इक्वल टू ओपन, और यहाँ पर हमें क्या करना है, फाइल का नाम देना है. जैसे txt फाइल की एक्सटेंशन हम ले रहे थे txt, टेक्स्ट फाइल की एक्सटेंशन. यहाँ पर आप या तो dat ले सकते हो, मतलब डेटा फाइल, या फिर आप बिन ले सकते हो. दोनों में से कोई भी एक्सटेंशन काम करेगी. और यहाँ पर हमें मोड देना होता है. अब इस मोड में थोड़ा सा चेंज आ जाएगा कि ये जो मोड थे पहले हमने डिस्कस किए थे RWA. अब इसमें सिर्फ RWA नहीं लिखेंगे, क्या हो जाएंगे ये, RB, WB, AB. So it will be read binary, write binary, pend binary. So अगर आपको मोड लिखना है तो आप इन तीनों में से कोई मोड लिख सकते हो. That stands for RB, WB, AB. Write binary, read binary, pend binary. ठीक है. So read binary means we have to read from a binary file. WB मतलब we have to write into a binary file. AB मतलब we have to append into a binary file. बाकी डिफरेंस वही है कि रीड तभी होगा जब फाइल एग्जिस्ट करेगी, अगर एग्जिस्ट नहीं करती तो रीड नहीं कर सकते. और राइट बाइनरी जो है आपका, वो हमेशा आपको एक खाली फाइल बना के देगा. आप अब जो भी राइट करोगे वो उसके अंदर स्टोर हो जाएगा, बट अगर पहले से कुछ था तो वो इरेज हो जाएगा. सो प्रीवियस कंटेंट्स विल बी रिमूव्ड, न्यू फ्रेश कंटेंट विल बी रिटन इन द फाइल. पेंड बाइनरी का मतलब है कि जो पहले से था वो भी फाइल में रहेगा, और नया डेटा भी हम फाइल में राइट कर सकते हैं. सो दैट इज रीड बाइनरी, राइट बाइनरी, अपेंड बाइनरी. सो दैट्स हाउ वी गिव द मोड्स. ठीक है. और एक्सटेंशन आप देंगे DAT या फिर BIN.
जब सारा काम हो जाए तो आखिरकार हम फाइल को क्लोज कर देंगे। अब आती है बारी कि भाई रीड राइट करेंगे कैसे। ये तो चलो ठीक हो गया कि फाइल ओपन ऐसे होगी, फाइल क्लोज ऐसे होगी, पहले भी ऐसे ही हो रही थी, सिर्फ एक बी हमने एक्स्ट्रा ऐड किया है। बट हाउ विल यू राइट इनटू द फाइल, हाउ विल यू रीड फ्रॉम द फाइल, वो कैसे होगा? सो आप राइट करने के लिए और रीड करने के लिए एक स्पेशल मॉड्यूल का इस्तेमाल करते हो यहाँ पर, जिसका नाम है पिकल। तो आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? import pickle. So this module has to be imported. नॉर्मल टेक्स्ट फाइल के लिए हमें किसी मॉड्यूल की जरूरत नहीं पड़ती है, डिफॉल्ट फंक्शंस होते हैं उनको हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आपको import pickle नाम के मॉड्यूल को import करना पड़ेगा, मतलब pickle नाम के मॉड्यूल को import करना पड़ेगा। So import तो आपका स्टेटमेंट है, pickle is name of the module। अब इसके अंदर दो फंक्शंस हैं जो हम यूज करते हैं रीड और राइट के लिए। लाइक डंप, किसी चीज को डंप करने का मतलब होता है कहीं पे डालना, है ना। सो पिकल डॉट डंप मतलब डेटा को फाइल में पुट कर दो। सिमिलर वे व्हेन यू हैव टू रीड इट हैज टू बी लोड, हम लोड कर रहे हैं। सो पिकल डॉट लोड विल हेल्प यू टू रीड द वैल्यू। सो आपके पास पिकल डॉट डंप होता है जिससे आप फाइल में राइट कर सकते हो। आपके पास पिकल डॉट लोड होता है जिससे आप फाइल से रीड कर सकते हो। सो पिकल डॉट डंप इज टू राइट इनटू द फाइल, और ये होता है आपके पास टू रीड फ्रॉम द फाइल। सो इनका प्रॉपर सिंटेक्स क्या होता है वो मैं आपको भी एक्सप्लेन करती हूँ, बट डंप इज टू राइट, लोड इज टू रीड। ये आप यहां से याद रखेंगे कि डंप का मतलब है हम फाइल में राइट करना चाहते हैं, लोड का मतलब है हम उसे रीड करना चाहते हैं। अब प्रॉपर सिंटेक्स का मतलब क्या है कि अगर आप पिकल डॉट डंप लिख रहे हो तो उसमें आप पास क्या करोगे, व्हाट विल यू पास इन दैट, है ना। सो आपके पास जो डेटा होगा, अगर आपने यहाँ पर इंपोर्ट पिकल किया है, ठीक है, और आपके पास कुछ भी डेटा है, लेट्स से डेटा इज इक्वल टू 15 18 20, इट इज अ लिस्ट, आई वांट टू राइट इट इनटू द फाइल, तो मैं क्या लिखूंगी? पिकल डॉट डंप, inside the brackets I'll have data comma फाइल ऑब्जेक्ट का नाम। सो जिस फाइल में आप राइट करना चाहते हो उस ऑब्जेक्ट का नाम हम लिखते हैं बाद में, पहले हम उस डेटा को लिखते हैं जो हमें राइट कराना है। सो वो डेटा लिस्ट भी हो सकता है, स्ट्रिंग भी हो सकता है, इट कैन बी ऑफ एनी टाइप। सो वट एवर टाइप इट इज वो डेटा यहाँ आ जाएगा। जो भी इसका वेरिएबल का नाम होगा, जरूरी नहीं है कि उसका नाम डेटा हो, कुछ भी नाम हो सकता है, तो जो भी नाम होगा वो आप यहाँ लिखोगे, कॉमा फाइल के ऑब्जेक्ट का नाम लिखोगे, तो ये आपका फाइल में राइट हो जाएगा। सिंपल। सो जो भी होगा इट विल बी स्टोर्ड इन द फाइल। और जब आपको रीड करना है, ठीक है, सो ये हो गया राइटिंग इनटू द फाइल। एंड व्हेन यू हैव टू रीड फ्रॉम द फाइल, व्हेन यू हैव टू रीड, सो रीडिंग फ्रॉम फाइल अगर मुझे करना है तो वो कैसे होगा? आप यहाँ पे लिखोगे जो भी वेरिएबल का नाम है इज इक्वल टू पिकल डॉट लोड, पिकल डॉट लोड, और इसके ब्रैकेट में सिर्फ हमें फाइल ऑब्जेक्ट का नाम लिखना है। तो वो उस फाइल ऑब्जेक्ट से वैल्यू को रीड करेगा और इस वेरिएबल में ले आएगा। फिर इस वेरिएबल को आप चाहे प्रिंट कराओ, कंडीशन चेक करो, जो भी करना चाहते हो कर सकते हो। अगर वो वेरिएबल आपका वैल्यू जो राइट हुई थी फाइल में वो लिस्ट है तो उसमें लिस्ट आएगी, अगर स्ट्रिंग था तो स्ट्रिंग आएगी, फ्लोट था तो फ्लोट आएगी। सो जो भी वैल्यू आएगी उसको अब आप चाहे प्रिंट कराइए, चाहे उसके साथ कंपेयर कीजिए, कैलकुलेट कीजिए, व्हाटएवर यू वांट टू डू यू कैन डू विद दैट। ठीक है, सो ये बेसिक सिंटेक्स समझ में आया। यस मैम। अब इसमें एक प्रॉब्लम आती है, एक प्रॉब्लम क्या आती है कि जब हम रीड करते हैं ना तो डेटा एग्जिस्ट होना भी मैम जरूरी हो। हाँ जी। मैम इसमें रीडर और राइटर नहीं होता है ना? नहीं, वो सीएसवी में होता है। सीएसवी में, ओके। ठीक है, इसमें रीडर राइटर नहीं होता, इसमें हम पिकल की हेल्प से लोड और डंप करते हैं। अब इसमें प्रॉब्लम तब आती है जब हम फाइल से रीड कर रहे हैं और हमें नहीं पता कितने रिकॉर्ड्स हैं, हम रीड करते जा रहे हैं। सो जब फाइल खाली हो, अगर फाइल में कुछ भी नहीं है, तो ये जो लोड फंक्शन क्या करता है, इट जनरेट्स रन टाइम एरर। सो ये एक रन टाइम एरर को जनरेट करता है जिसका नाम है EOF एरर। EOF एरर का मतलब क्या है? एंड एंड ऑफ ऑफ फाइल फाइल एरर। एरर। कि भाई फाइल में तो कुछ है नहीं, हम तो फाइल के एंड पे आ गए, तो रीड क्या करें? सो इट जनरेट्स अ रन टाइम एरर दैट इज एंड ऑफ फाइल एरर व्हेन देयर इज नो कंटेंट टू बी read from the file।
तो फाइल से रीड करने के लिए अगर हमारे पास कोई भी कंटेंट नहीं बचा है, सो इट जनरेट्स एंड ऑफ फाइल एरर। और एक्सेप्शन हैंडलिंग हमने किया है। एक्सेप्शन हैंडलिंग के लिए हम कौन से कीवर्ड्स यूज करते हैं? Which keywords we try and use for accept. exception handling? Try and accept. Try and accept. So try and accept की हेल्प से आप चेक कर सकते हो कि किस जगह पर एरर आ रहा है एंड हाउ डू वी हैव टू हैंडल इट। सो नॉर्मली क्या होता है कि जब एक रन टाइम एरर आता है तो प्रोग्राम बीच में से ही टर्मिनेट हो जाता है। सो वेन एवर अ रन टाइम एरर अकर्स द प्रोग्राम टर्मिनेट्स इन बिटवीन। आप चाहते हो कि प्रोग्राम टर्मिनेट ना हो, सो प्रोग्राम शुड नॉट गेट टर्मिनेटेड, रादर उसकी जगह पर कुछ और एग्जीक्यूट हो जाए लेकिन प्रोग्राम खत्म ना हो बीच में। तो वहां पर हम एक्सेप्शन हैंडलिंग यूज करते हैं ट्राई एक्सेप्ट के साथ। मैं अभी आपको इसका एक्सप्लेन करके दिखाती हूँ, देन यू विल सी कि ये रन टाइम एरर कहाँ आ रहा है और कैसे हम इसको डील कर सकते हैं। ठीक है, सो वील डू द कोड, तब आपको ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। सो फॉर दैट लेट मी शेयर द स्क्रीन where we can see Python also. Okay, so let's open Python. Okay, so this is your Python screen and I want to create a new file. तो मैंने यहाँ पर new file बना दी, इसको हम hide कर देते हैं। Okay, so सबसे पहली चीज आप क्या करोगे? Import पिकल। सो इम्पोर्ट पिकल किया मैंने। अब वैसे तो बाइनरी फाइल्स का जो एग्जाम में भी आपको आता है, पूरा प्रोग्राम नहीं आता, दे आस्क यू टू राइट अ फंक्शन। सो आपको वैसे भी सारी चीजें फंक्शंस की फॉर्म में ही करनी चाहिए। सो हम यूजर डिफाइंड फंक्शन की फॉर्म में हर काम को डिफाइन कर सकते हैं। जैसे कि मुझे क्या करना है, एक बाइनरी फाइल बनानी है जिसके अंदर मुझे स्टूडेंट्स का डेटा राइट करना है। वेरी टिपिकल है ना, हम खुद स्टूडेंट है तो स्टूडेंट का डेटा राइट करना सबसे कन्वीनियंट है। सो आप क्या कर सकते हो, फंक्शन का नाम दे सकते हो एड स्टूडेंट। तो आपने लिखा डेफ एड स्टूडेंट। अब स्टूडेंट के डेटा में क्या हो सकता है? स्टूडेंट का एडमिशन नंबर हो सकता है, नेम हो सकता है, मार्क्स हो सकता है। सो सच डेटा आई कैन हैव अबाउट द स्टूडेंट। सो डेफ एड स्टूडेंट, इट्स अ यूजर डिफाइंड फंक्शन। अब आप सबसे पहला काम तो ये कर लो, चलो फाइल को ओपन कर लो। फाइल को ओपन कर लेते हैं। फाइल का नाम हमने दे दिया स्टूडेंट डॉट डी ए टी। आई वॉन्ट टू राइट इन टू द फाइल। सो मैं मैम इसमें चाहती हूँ कि लोकेशन देना जरूरी है क्या? नहीं, जरूरी नहीं है। अगर आप लोकेशन नहीं दोगे तो जहां पे आपने प्रोग्राम को सेव किया है वहीं पर आपकी फाइल भी क्रिएट होगी। अगर आप उस जगह पे क्रिएट नहीं करना चाहते हो, आप किसी और जगह पे क्रिएट करना चाहते हो, तो आप लोकेशन दे सकते हो। मैं आपको भी दोनों तरीके से करके दिखा देती हूँ। जैसे मैंने ओके। अभी फिलहाल यहाँ WB दिया। ठीक है, सो माई फाइल इज ओपन इन राइट बाइनरी मोड। फाइल ओपन हो गई। मैं चाहती हूँ कि मैं एडमिशन नंबर इनपुट करवा लूँ यूजर से। सो मैंने यूजर को बोला एंटर एडमिशन नंबर। यहाँ पर आपको हर चीज स्ट्रिंग लेने की जरूरत नहीं है। अगर कोई वैल्यू है जो आप चाहते हो इंटीजर हो तो आप उसको इंटीजर भी ले सकते हो, और फ्लोट है तो फ्लोट ले सकते हो, क्योंकि यहाँ पे जो डेटा टाइप होगा वही स्टोर होगा फाइल के अंदर। सो एंटर नेम। जैसे अगर आप चाहते हो कि एडमिशन नंबर इंटीजर लिया जाए तो इट्स ओके, आई कैन टेक इट एज इंटीजर। फिर उसके बाद आपके पास क्लास है। अब देखो क्लास में क्या मैं ये नाम दे सकती हूँ? इज इट ओके टू यूज अ वेरिएबल नेम नेम्ड क्लास? नो आपने कुछ मैम। नोटिस किया उसका कलर चेंज हो गया ना? यस मैम। क्यों चेंज हुआ उसका कलर? क्योंकि वो की। कीवर्ड है। तो आपके सिलेबस में नहीं है हाउ टू मेक क्लासेस, लेकिन पाइथन इज एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज और इसमें हम यूजर डिफाइंड क्लासेस क्रिएट कर सकते हैं। एंड उसमें जो क्लास है वो एक कीवर्ड की तरह यूज होता है। सो आप क्लास नाम का वेरिएबल नहीं ले सकते। सी कैपिटल कर दो तो ले सकते हो, क्योंकि फिर वो यस। वेरिएबल नहीं रहेगा। ठीक है, सो एंटर द क्लास। तो मैंने सी को कैपिटल कर दिया, या आप उसकी जगह कुछ और नाम ले लेते हैं, स्टैंडर्ड ले लो, CLS ले लो, योर विश। अब ये मेरा स्टूडेंट का डेटा हो गया। मैं इसको एक लिस्ट में डलवा लेती हूँ। आई कैन पुट इट इनटू अ डिक्शनरी, आई कैन पुट इट इनटू अ लिस्ट, जहां पे मेरा मन करे जैसे मुझे स्टोर कराना है। सो मैंने इसको ले लिया एक लिस्ट के अंदर। अब मैं चाहती हूँ कि ये जो डेटा है, एडमिशन नंबर, नेम, क्लास, मार्क्स, जो मैंने यूजर से पूछा है, ये मेरी फाइल में जाकर स्टोर हो जाए। उसके लिए आप क्या लिखेंगे? पिकल डॉट डंप। पिकल डॉट डंप किसको डंप करना है? स्टू नाम की लिस्ट को। किस में डंप करना है? एफ से जो फाइल रेफर हो रही है उसमें।
एंड फाइनली आई हैव टू क्लोज द फाइल, दैट्स इट। इतना ही काम मुझे यहाँ पर करना था। अब ये फंक्शन हमने बनाया, पर जब तक फंक्शन कॉल ना हो तब तक काम तो करेगा नहीं, सो वी शुड कॉल द फंक्शन एज वेल। सो डेफ से बाहर आकर मैंने फंक्शन को कॉल किया। अब देखो मैं इसको सेव करने जा रही हूँ डॉक्यूमेंट्स में। सो मैं डॉक्यूमेंट्स में गई, यहाँ पर जाकर मैंने इसको फाइल B1 के नाम से सेव कर दिया। सो माय प्रोग्राम इज सेव्ड इन डॉक्यूमेंट्स। नाउ मैंने इसको रन किया। सो इफ आई रन दिस, तो यहाँ पे वो मुझसे पूछेगा एंटर एडमिशन नंबर। मैंने नेम एंटर किया, मैंने क्लास एंटर की, और मैंने मार्क्स एंटर कर दिया। यहाँ पे तो कुछ नहीं आएगा क्योंकि हमने यहाँ कुछ प्रिंट ही नहीं कराया था। बट अगर आप यहाँ से जाओगे और डॉक्यूमेंट्स ओपन करोगे, सो आप यहाँ पर देखोगे कि हमारे पास स्टू नाम की, एस से बनी ना, student.dat ये फाइल बनी है। मैंने इस पे राइट क्लिक किया और इसको मैं ओपन करना चाहती हूँ। ओपन विद लेट्स से नोटपैड। सो इफ यू ओपन ओवर हियर, इसमें आप सिर्फ अंकुर पढ़ पाओगे, बाकी आप कुछ क्लियरली नहीं पढ़ पा रहे हो। क्लास भी मेरे ख्याल से मैंने टेक्स्ट ली थी तो इसलिए वो 12 रीडेबल है, क्योंकि जो स्ट्रिंग है वो तो हमारी स्ट्रिंग की फॉर्म में स्टोर होती है, लेकिन जो दूसरी वैल्यूज है वो तो बाइनरी में स्टोर हुई है, और उसकी बाइनरी का जो भी बन रहा होगा वो उसको दिखा रहा है। सो बाइनरी फाइल्स की एक ये भी बेनिफिट है या लिमिटेशन, दोनों में से कुछ भी कह सकते हो, कि इसको हम नॉर्मली रीड नहीं कर सकते, ये वापस सिर्फ पाइथन प्रोग्राम से ही रीड हो पाएगा। सो आप इसको नॉर्मली रीड नहीं कर सकते जैसे टेक्स्ट फाइल्स को रीड कर सकते थे। यू कैन रीड इट ओनली विद द हेल्प ऑफ योर पाइथन प्रोग्राम, ठीक है। बट आप ये देख रहे हो कि ये कहाँ बनी, डॉक्यूमेंट्स में बनी, क्योंकि मैंने वहां पर पाथ नहीं दिया था। सो पाथ नहीं दिया था तो वो रिलेटिव पाथ होता है। रिलेटिव पाथ मतलब जिस जगह पे प्रोग्राम है उसी जगह पे फाइल बना देगा। गॉट इट? यस मैम। इज दिस पॉइंट क्लियर? अब आप चाहते हो कि नहीं मेरे को डॉक्यूमेंट्स में नहीं चाहिए, मेरे पास ये डी ड्राइव है, डी ड्राइव में ये 12cs नाम का फोल्डर है, मुझे इसके अंदर फाइल चाहिए। सो ये 12cs के अंदर अभी कुछ नहीं है, द फोल्डर इज एम्प्टी, बट आई वांट द फाइल टू बी हेयर। सो इफ आई वांट द फाइल टू बी हेयर, तो मैं क्या करूंगी, कहाँ गया पाइथन? सो मैं यहाँ पर लिखूंगी D:12_CS बैकस्लैश। सो डबल बैकस्लैश देना है आपने, क्योंकि बैकस्लैश T बैकस्लैश N ये स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं। सो टू हैव अ सिंगल बैकस्लैश हमें 2 बार बैकस्लैश लिखना पड़ता है। सो मैंने ये पाथ दे दिया एंड आई रन इट अगेन। इसने फिर से मुझसे पूछा कि एडमिशन नंबर बताओ, मैंने एंटर किया 189, देन एंटर नेम कुछ भी 94, क्लास ही 94 कर दो, मार्क्स 94, तो व्हाटएवर यू हैव एंटर्ड। वैसे भी राइट बाइनरी है, जब हम नेक्स्ट टाइम राइट करेंगे पिछला कंटेंट इरेज हो जाएगा। ठीक है, अब हम चल के देखते हैं कि हमारे उस फोल्डर में फाइल क्रिएट हुई कि नहीं। सो पहले कुछ नहीं था, एम्प्टी फोल्डर था, है ना। अब आप देख रहे हो कि यहाँ पे स्टूडेंट फाइल है, और इसको अभी आप ओपन करके देखोगे तो इसमें जो हमने अभी डेटा राइट किया था वो आ गया। मैम वो रिप्लेस हो गया है ना? वो तो हुआ ही ना, वो तो डॉक्यूमेंट्स में पड़ी है फाइल, और ये वाली फाइल तो डी ड्राइव में बनी है। ये तो हमने पाथ ही चेंज कर दिया ना। तो वो वाली जो फाइल है आपकी, दैट वाज इन डॉक्यूमेंट्स। सो अर्लियर फाइल वाज इन डॉक्यूमेंट्स, वो डॉक्यूमेंट्स वाली डॉक्यूमेंट्स में ही पड़ी है क्योंकि लोकेशन ये अलग हो गई। लेकिन ये जो अभी आपकी बनी है ये डी ड्राइव में बनी है। एम आई ऑडिबल? यस मैम। यस मैम। तो ये आपकी यहाँ पे बनी है। अब अगर मैं इसको दोबारा से रन करती हूँ तो ये अंकुर वाला रिकॉर्ड ओवरराइट हो जाएगा, क्योंकि आपने WB दिया हुआ है। सो सिंस इट इज WB, सो इट विल ओवरराइट दैट। पर ये जो है ये एब्सोल्यूट पाथ है, इसे क्या कहते हैं, एब्सोल्यूट पाथ। सो एब्सोल्यूट पाथ में हम कोई भी स्पेसिफिक फोल्डर ड्राइव लोकेशन दे सकते हैं जहां पे हमारी फाइल जो है वो क्रिएट होनी चाहिए। सो योर फाइल विल बी क्रिएटेड ओवर हियर। सो अगर मैं अभी इसको फिर से रन करती हूँ तो वो जो अंकुर वाला रिकॉर्ड है वो ओवरराइट हो जाएगा, एंड देन नया रिकॉर्ड जो है वो उसमें आ जाएगा। सो इफ यस आई मैम। एंटर दिस, और मैंने एंटर किया परिणता एंड क्लास 12, मार्क्स 98। नाउ if I go to this and I open this file, so you will see that Ankur's record is not here. एक ही record है मेरे पास अब।
पर मैं ऐसा नहीं चाहती, मैं चाहती हूँ कि भाई पहला वाला रिकॉर्ड भी रहे, नया वाला रिकॉर्ड भी आ जाए। तो आपको क्या चेंज करना पड़ेगा यहाँ पे, बताओ। मैम अपेंड बाइनरी करना पड़ेगा। मैम अपेंड। तो जहां पे डब्ल्यू बी है उसकी जगह पर आपको ए बी करना पड़ेगा। सो ए बी का मतलब है अपेंड बाइनरी। सो आप इसे अब रन करेंगे और आपको आपसे सेम एडमिशन नंबर नेम क्लास पूछेगा। सो आपने एंटर किया एडमिशन नंबर 211, नेम है अंश, क्लास है 12, मार्क्स है 99। ठीक है, अब हम चलते हैं इधर वापस देखने के लिए कि ऐड हुआ या नहीं। सो इफ यू ओपन दिस, हम अगर हम हर बार लाइक पाथ चेंज कर दे तो वो अलग फोल्डर में ही ओपन होएगा ना? वो हर बार अलग फाइल बनेगी फिर। So now you can see that we have both the records here, है ना, परिणीता भी है, अंश का रिकॉर्ड भी है। सो पेन बाइनरी का मतलब है पुराने रिकॉर्ड्स भी रखो और नए वाले भी ऐड करते जाओ। सो इफ यू वांट द प्रीवियस वंस एंड यू वांट टू ऐड द न्यू वंस, तो आप हमेशा इसको ए बी, दैट इज अपेंड बाइनरी में लोगे। सो अपेंड बाइनरी में लेने से पुराना रिकॉर्ड भी रहता है और नया भी राइट हो जाता है। सो दिस इज हाउ वी राइट इनटू अ बाइनरी फाइल। सो क्या किया, इंपोर्ट पिकल, आपने फाइल को ओपन किया, जो भी यूजर से डेटा लेना है वो ले लिया, उसको एक लिस्ट में पुट किया, और फिर ये फंक्शन है जो आपको हेल्प करता है टू राइट इनटू अ फाइल, दैट इज पिकल डॉट डम्प। ब्रैकेट में हम नाम देंगे लिस्ट का, कॉमा नाम देंगे फाइल का जिसके अंदर हम राइट कर रहे हैं। इज दिस क्लियर? यस मैम। अब मैम टाइप तो कर लिया, पर आई वांट टू रीड, और मैं इसको थोड़ा जनरल बनाना चाहती हूँ। तो मैं यहाँ नीचे मेन में एक तरह से इसको ऐसे बना लेती हूँ कि वो पूछ लेगा हाउ मेनी स्टूडेंट्स टू ऐड, हाउ मेनी स्टूडेंट्स यू वांट टू। यस आयुष? मैम वो ये स्लैश स्लैश 12th CS में वो अलग हो गया ना, एक हाँ, स्टूडेंट से अलग हो गया ना। एक ही बार किया ना मैंने, फिर दूसरा स्टूडेंट उसी के अंदर ऐड हुआ। एक हमने जो सबसे पहले बनाई थी वो बनी थी डॉक्यूमेंट्स में, वो वहीं पर है। अब हम जब भी राइट कर रहे हैं तो वो 12CS में स्टूडेंट फोल्डर, 12CS फोल्डर में स्टूडेंट नाम की फाइल में ही ऐड करता जाएगा रिकॉर्ड्स को। अच्छा, मतलब ये सेम फोल्डर में। हाँ हाँ, अगर मैं यहाँ फोल्डर का नाम बदल दूं या फाइल का नाम बदल दूं तो नई फाइल बनेगी ना, अदरवाइज तो वो उसी के अंदर ऐड करता रहेगा। ओके। ठीक है, नॉट चेंजिंग द लोकेशन नाउ, तो सेम फोल्डर में क्रिएट होता रहेगा। यस परिणीता? मैम हमेशा पाथ को हमें डबल स्लैश की मदद से ही देना है ना? हाँ, ऑलवेज जब भी आपको एब्सोल्यूट पाथ देना है तो आप सिंगल की जगह डबल स्लैश लिखोगे। ठीक है, और अगर आप पाथ दोगे ही नहीं तो जहां पर आपका पाइथन प्रोग्राम सेव्ड है वहीं पर आपकी फाइल ऑटोमेटिकली क्रिएट होगी, और उस चीज को रिलेटिव पाथ कहते हैं, और इस चीज को एब्सोल्यूट पाथ कहते हैं। ओके मैम। आपको 1 मार्क का क्वेश्चन ये भी आ सकता है पेपर में कि आइडेंटिफाई एक पाथ दिया होगा और आपसे बोलेंगे कि आइडेंटिफाई करो कि ये रिलेटिव पाथ है या फिर एब्सोल्यूट पाथ है। सो जब हम पूरी ड्राइव से लेकर पूरा पाथ देते हैं कि इस ड्राइव में, इस फोल्डर में, यहाँ पे फाइल है, तो वो एब्सोल्यूट पाथ होता है। जबकि अगर आप रिलेटिवली, मतलब किसी भी फोल्डर से शुरू करके पाथ दे देते हो, तो वो रिलेटिव पाथ होता है। सो दिस इज एब्सोल्यूट। ओके मैम ओके। अब मैं चाहती हूँ कि ये जो राइट हो रहे हैं रिकॉर्ड्स, ये डिस्प्ले भी तो हो। तो हम यहाँ पर एक और फंक्शन बना लेते हैं, नाम दे देते हैं रीड स्टूडेंट्स। सो रीड स्टूडेंट्स नाम का मैंने फंक्शन बनाया। फाइल मुझे सेम ही ओपन करनी है, तो मेक श्योर यू राइट द सेम पाथ, अदरवाइज रीड नहीं होगी। सो 12CS student dot dat, and we open the file in read binary. So फाइल आपकी रीड बाइनरी में ओपन हो गई। ठीक है, अब क्या करना है, अब आपको फाइल से रीड करना है। आप यहाँ पर लिख सकते हो, लेट्स से डेटा इज इक्वल टू पिकल डॉट लोड। जैसे पिकल डॉट डंप होता है फाइल में राइट करने के लिए, पिकल डॉट लोड होता है फाइल से रीड करने के लिए। और मैंने उसको प्रिंट करा दिया और क्लोज कर दिया।
So just 4 lines. I open the file in read mode कि मैं फाइल से रीड करना चाहती हूँ. मैंने फाइल में से लोड किया. डेटा इज इक्वल टू पिकल डॉट लोड एफ. एफ से आपके पास जो डेटा है वो रीड होकर आ गया डेटा में. अब उसको मैंने प्रिंट कर दिया और फाइल को क्लोज कर दिया. नाउ लेट्स एग्जीक्यूट दिस प्रोग्राम. अगर हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं और वो पूछता है हाउ मेनी स्टूडेंट्स टू एंटर. राइट नाउ मैं कहती हूँ कि 0, कोई स्टूडेंट ऐड नहीं करना है. सो आप यहाँ पर देख रहे हो कि कुछ भी प्रिंट नहीं हुआ, पर एक तो प्रिंट होना चाहिए था. सो हाउ मेनी स्टूडेंट्स, अच्छा कॉल ही नहीं किया होगा. सो बिना कॉल किए कोई फंक्शन काम नहीं करता है. सो हमने यहाँ पर इसको कॉल ही नहीं किया. सो रीड स्टूडेंट्स नीड टू बी कॉल्ड. सो सेव इट and then run it. Now I say 0, but it will read the first student. इसने परिणीता रीड किया और शो कर दिया, पर अंश वाला रिकॉर्ड रीड नहीं हुआ. क्यों? क्योंकि एक टाइम पे लोड सिर्फ एक ही ऑब्जेक्ट को रीड करता है. सो जब ये कॉल हुआ, उसने फाइल ओपन की, पहला रिकॉर्ड रीड किया, उसको प्रिंट करा दिया, है ना. पर अब हमेशा सिर्फ एक ही थोड़ी करना है, आपको तो सारे चाहिए. और सारे चाहिए, लेकिन ये भी नहीं पता कि है कितने. तो हम एक काम कर सकते हैं कि इनफाइनाइट लूप लगा देते हैं, व्हाइल ट्रू. व्हाइल ट्रू मतलब लूप चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा. करेगा क्या? रिकॉर्ड को रीड करेगा, प्रिंट करेगा, फिर अगले रिकॉर्ड को रीड करेगा, प्रिंट करेगा, फिर अगले रिकॉर्ड को रीड करेगा, प्रिंट करेगा. करता रहेगा. कब तक करता रहेगा वो हम अभी देखते हैं. तो हम इसको करते हैं एग्जीक्यूट. मैंने बोला कि 2 स्टूडेंट्स मुझे और ऐड करने हैं. 2 स्टूडेंट्स में से आई हैव नेम एज आयुष, क्लासेस 12th. चलो आयुष को 100 दे देते हैं. फिर नेम है पीयूष, क्लासेस 12th, इसको भी 100 दे देते हैं. अब आपने एक चीज देखी, 4 रिकॉर्ड शो हुए, है ना. लेकिन हाँ, उसके बाद एक एरर आ गया. क्या एरर आ रहा है? लास्ट लाइन पढ़ना, सबसे लास्ट लाइन. एंड ऑफ फाइल. End of EOF file error. एरर रैन आउट ऑफ इनपुट. मतलब एंड ऑफ फाइल एरर आ गया. हम कहते हैं ना रैन आउट ऑफ वाटर मतलब पानी खत्म हो गया. रैन आउट ऑफ फूड मतलब खाना खत्म हो गया. सो रैन आउट ऑफ इनपुट मतलब अब इनपुट रीड करने के लिए कुछ बचा ही नहीं फाइल में हमारे पास. तो इनपुट खत्म हो गया, फाइल खाली हो गई. अब फाइल में आगे कुछ है ही नहीं. 4 रिकॉर्ड्स थे, चारों रीड कर लिए. पहला रीड हो गया, सेकंड रीड हो गया, थर्ड रीड हो गया, फोर्थ रीड हो गया. आगे कुछ है ही नहीं, तो रीड कैसे करेंगे. सो रैन आउट ऑफ इनपुट, एंड ऑफ फाइल एरर आया और उसकी वजह से प्रोग्राम टर्मिनेट हो गया. अब चाहती तो मैं यही हूं कि ये 4 रिकॉर्ड्स रीड हो जैसे ये रीड होकर आ रहे थे. आई वांटेड टू बी लाइक दिस, लेकिन मैं ये एरर नहीं चाहती साथ में. तो ये तो मुझे ऐसे ही रीड करने हैं, बट ये एरर नहीं चाहिए. सो तो ये मैम एरर जो है, हाँ जी. मैम फॉर लूप लगाएंगे. नहीं, फिर फॉर में हमें पता होना चाहिए कि कितने रिकॉर्ड्स हैं. मुझे क्या पता कितने रिकॉर्ड्स हैं. ठीक है. सो मैम हो ट्राई सकता एंड है एक्सेप्ट अभी मैंने लगा. 2 ऐड किए हैं, पहले के कितने मैम हैं आई डोंट नो. हाँ जी. अगर अपन लेंथ कर दिए तो किसकी लेंथ निकालोगे आप? किसकी लेंथ निकालोगे? f की. एफ तो फाइल का ऑब्जेक्ट है, उसकी लेंथ कैसे आएगी? एफ क्या है? इट इज एन ऑब्जेक्ट विच इज रेफरिंग टू द फाइल. इट इज नॉट अ लिस्ट, इट इज नॉट अ स्ट्रिंग. उसकी लेंथ कैसे निकाल सकते हैं? उसके साथ लेंथ काम ही नहीं करेगा. ओके. सो करना तो हमें यही है जो हो रहा है, हमें सिर्फ उस एरर को अवॉइड करना है. वो जो एरर है वो रन टाइम एरर है. ठीक है. वी हैव अ टेक्निक कॉल्ड एक्सेप्शन हैंडलिंग. ये टॉपिक जो है एक्सेप्शन हैंडलिंग का, ये एज अ सेपरेट टॉपिक आपके सिलेबस में लास्ट ईयर तक नहीं था, बट इस ईयर इट इज एडेड एज अ टॉपिक ऑल्सो इन योर सिलेबस. एक्सेप्शन हैंडलिंग मतलब आपको 1 या 2 मार्क का क्वेश्चन भी अलग से आएगा एक्सेप्शन हैंडलिंग के ऊपर. पहले हम इसको सिर्फ फाइल्स में यूज करते हैं क्योंकि जरूरत थी, बट अब ये टॉपिक भी एडेड है. सो आपके पास एक्सेप्शन हैंडलिंग का मतलब क्या होता है? रन टाइम एरर्स को हैंडल करना. कि जब एक रन टाइम एरर आता है तो प्रोग्राम टर्मिनेट ना हो, रादर हम कोई मैसेज वगैरह शो कर दें या कुछ भी और काम कर लें, बट प्रोग्राम टर्मिनेट नहीं होना चाहिए. उसके लिए हम एक कीवर्ड का इस्तेमाल करते हैं जिसका नाम है ट्राई. तो ये कोड जिसकी वजह से एरर आ रहा था, उस कोड को मैं ट्राई में डाल दूंगी. सो जहां पर मुझे एक्सपेक्टेड होता है कि एरर आ सकता है, हम उस कोड को ट्राई ब्लॉक में ले लेते हैं. तो मैंने लिखा ट्राई कोलन. ये जो था ये सबको मैंने आगे आगे शिफ्ट करा दिया. ठीक है. अब ट्राई के साथ जो मैचिंग कीवर्ड आता है वो है एक्सेप्ट. तो ये क्या कहता है कि भाई जो चीज ट्राई के अंदर लिखी हुई है, मतलब जो ट्राई और एक्सेप्ट के बीच में लिखी हुई है,
अगर तो इसमें कोई एरर आया, अच्छा इसमें मेरा वही मिस हो गया, अगर तो इसमें कोई एरर आया तो जो एक्सेप्ट में लिखा हुआ है उसको एग्जीक्यूट कर दो। अगर इसमें कोई एरर नहीं आया तो जब लूप खत्म होगा तो वो ऑटोमेटिकली एक्सेप्ट को इग्नोर करके बाहर आ जाएगा। हमारा तो खैर केस ही ऐसा है कि एरर डेफिनेटली आने ही वाला है, क्योंकि हम फाइल से रीड कर रहे हैं, जितने मर्जी रिकॉर्ड्स हो कभी तो खत्म होंगे ही। जब भी खत्म होंगे एंड ऑफ फाइल एरर जनरेट होगा, बट वी नो फॉर श्योर कि वो एक्सेप्ट में आएगा ही आएगा। तो जब वो एक्सेप्ट में आए तो क्या हो, फाइल क्लोज हो जाए। मुझे कोई मैसेज तो प्रिंट कराना नहीं है, सो आई जस्ट वांट कि फाइल क्लोज हो जाए। तो मैंने एक्सेप्ट में लिख दिया एफ डॉट क्लोज। इतना लिखने से क्या होगा, अब वो जो रन टाइम एरर आ रहा था वो नहीं आएगा, आपके पास आउटपुट विल बी द सेम। आई से आई वांट टू ऐड वन स्टूडेंट, ठीक है। सो एडमिशन नंबर इज 321, नाम दे दिया हमने चाहत, मार्क्स दे दिए 96। ले, मैं हमेशा पहले ही मार्क्स देते हूँ, चलो कोई नहीं। सो वी गॉट इट लाइक दिस। सो आपके पास 5 रिकॉर्ड्स हो गए और कोई एरर नहीं आया। क्यों? क्योंकि उसने फर्स्ट को रीड किया, कोई एरर नहीं था, सेकंड को रीड किया, कोई एरर नहीं था, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, जब वो सिक्स्थ रीड करने गया, सिक्स्थ उसको मिला ही नहीं। एरर जनरेट हुआ, वो कहाँ गया, एक्सेप्ट में। एक्सेप्ट में क्या लिखा था, फाइल डॉट क्लोज, फाइल क्लोज हो गई, प्रोग्राम खत्म हो गया, वापस आ गए। सो नो रन टाइम एरर इज जनरेटेड बिकॉज वी हैंडल्ड इट विद द हेल्प ऑफ ट्राई एंड एक्सेप्ट। तो हमने ट्राई एक्सेप्ट का इस्तेमाल करके उस रन टाइम एरर को सेव कर लिया, ठीक है। So that's how you basically perform read and write operations. So this is how we write, this is how we read. Is this much clear? Yes, ma'am. सबको क्लियर है? Yes, ma'am. अब बात आती है कि ये तो चलो बेसिक कंसेप्ट हो गया, अब बात आती है कि पेपर में क्वेश्चन कैसा आएगा। पेपर में आपको क्वेश्चन आ सकता है लाइक टोटल 5 मार्क्स का आ जाए, जिसमें से 2 मार्क्स का पार्ट वो दे सकते हैं कि ऐड करो रिकॉर्ड को। ऐड तो हमेशा ऐसे ही होता है, सिर्फ डेटा बदल जाएगा, ये स्टूडेंट का है, इसकी जगह पे एम्प्लॉय का हो सकता है, किसी इवेंट का हो सकता है, किसी प्रोडक्ट का हो सकता है, स्टाफ का हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। सो वो आपको बताएंगे कि क्या क्या इनपुट करना है, और राइट सेम तरीके से ही होता है। ये तो कोड हमेशा ही सेम रहेगा, सिर्फ ये एंटिटी चेंज हो जाएगी कि हम किसका डेटा राइट कर रहे हैं। देन आपको क्वेश्चन क्या आता है कि रीड द कंटेंट ऑफ अ फाइल एंड प्रिंट ओनली दो स्टूडेंट्स जिनके मार्क्स 100 है। जैसे मैं अभी आपको कहती हूँ कि सिर्फ उन्हीं स्टूडेंट्स को शो करो जिनके मार्क्स 100 है। सो मान लो मैंने नाम दे दिया फंक्शन का शो 100। अब देखो, अगर आपको रीड समझ आ गया ना तो बाकियों में कोई चेंज होता ही नहीं है। आपने ये पूरा का पूरा एज इट इज कॉपी किया शो 100 में, और मैंने इसको यहाँ पर पेस्ट कर दिया। अब सिर्फ जो चीज आएगी वो यहाँ पर आ जाएगी प्रिंटिंग से पहले, बाकी सारा काम तो सेम ही होना है। लेकिन यहाँ पर कंडीशन आ जाएगी, क्या कंडीशन आएगी कि जो मार्क्स हैं वो 100 होने चाहिए। नाउ डेटा इज ए लिस्ट, लिस्ट थी तो लिस्ट में पहला एलिमेंट मतलब एडमिशन नंबर 0 पोजीशन पे होगा, नेम 1 पोजीशन पे होगा, क्लास 2 पोजीशन पे होगी, और मार्क्स होंगे 3 पे। सो आई कैन राइट इफ डेटा 3 इज इक्वल टू 100। सो अगर डेटा 300 है तो ही डेटा को प्रिंट कराओ, अदरवाइज मत कराओ, ठीक है। साथ में आपको ये भी कह सकते हैं कि काउंट करके बताओ कि कितने स्टूडेंट्स हैं जिनके 100 से, या जिनके 100 मार्क्स हैं। तो आप यहाँ पर इनिशियली एक n ले लो जो कि 0 है। जब जब आप प्रिंट कराओगे आप n को 1 से इंक्रीज करा दो। व्हेन यू कम आउट ऑफ इट आप यहाँ पर प्रिंट करा सकते हो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स स्कोरिंग 100 आर, सेव इट, एंड ऑब्वियसली जब तक कॉल नहीं करेंगे तो कॉल तो होगा नहीं, सो वी विल कॉल शो 100 ओवर। इसके बीच में पता चले दोनों का डिफरेंस तो मैं यहाँ पर एक लाइन प्रिंट करवा देती हूँ। ओके, सो आई गो एंड एग्जीक्यूट दिस। मैंने कहा कि भाई मुझे कोई नया स्टूडेंट ऐड नहीं करना, तो इट इज 0। सो आप देख रहे हो ये 5 स्टूडेंट्स हमारे पास थे जिसका डेटा इधर आ रहा है, और आफ्टर दिस लाइन आई एम गेटिंग 2 स्टूडेंट्स जिनके 100 मार्क्स है, और वो शो कर रहा है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स स्कोरिंग 100 आर 2, ठीक है। सो ये इस तरह का क्वेश्चन आपको पेपर में लिखने के लिए आता है, और आपको फंक्शंस लिखने होते हैं। सो आपको आप बोलेंगे राइट अ फंक्शन, फंक्शन का नाम भी क्वेश्चन में बताया होता है, और बोलेंगे कि इस तरह से लिख कर दिखाओ।
so that it show all the students scoring more than 90 marks, या all the employees earning more than 50,000, या employees working in so and so department, मतलब कोई ना कोई condition mentioned होगी, तो वो आपको अपनी लिस्ट के ऊपर कंडीशन लगानी होगी और उस कंडीशन के अकॉर्डिंगली आपका जो रिजल्ट है वो डिस्प्ले होगा. Are you getting it? समझ आया कि नहीं? यस मैम, आ गया. परिणीता, अंश, यस मैम, अंश गया. अच्छा परिणीता को समझ आया? Yes, ma'am. थोड़ा थोड़ा. Yes, ma'am. थोड़ा थोड़ा. सो इसकी प्रैक्टिस बहुत करनी पड़ती है, क्योंकि इसमें आप डिफरेंट जितने कोड बना के देखोगे उतना ज्यादा आपको अच्छे से समझ में आएगा. जैसे इसमें अगर मैं अभी आपको एक और कोड बना के दिखाऊं, सर्च, मैं कहती हूँ कि मुझे एक स्टूडेंट को सर्च करना है, सो आई वांट टू सर्च फॉर अ स्टूडेंट. तो सर्चिंग में भी क्या होगा, ऑलमोस्ट कोड विल बी सिमिलर. सो मैंने यहाँ पर बनाया डेफ सर्च, और सर्च हमेशा किस पे किया जाता है, किसी पर्टिकुलर कॉलम पे किया जाता है. जैसे मैं को एडमिशन नंबर पता है तो मैं स्टूडेंट को सर्च कर सकती हूँ, या मुझे उसका नाम पता है तो मैं उसको सर्च कर सकती हूँ. सो यू हैव टू चूज वन फील्ड जिसके बेसिस पे आप उसको सर्च करोगे. तो आपने जैसे फाइल ओपन की और आई वांट टू सर्च ऑन द बेसिस ऑफ एडमिशन नंबर, सो मैंने यहाँ पर ले लिया AD इज इक्वल टू इंट इनपुट एंटर एडमिशन नंबर ऑफ द स्टूडेंट टू बी सर्च्ड. ठीक है, सो ये मैंने पूछ लिया उससे कि भाई एंटर द स्टूडेंट का एडमिशन नंबर बताओ जिसको आप सर्च करना चाहते हो. आगे का कोड सेम रहेगा, हमने लूप तो लगाना ही है, डेटा रीड भी करना ही है. बस अब प्रिंट करने से पहले हम ये चेक करेंगे कि डेटा 0 पे एडमिशन नंबर होता है, क्या वो सेम है उस नंबर के जो अभी यूजर ने एंटर किया है. सो डेटा इज ए लिस्ट जिसमें 0 पे एडमिशन नंबर था, 1 पे नेम, देन 2 पे आपके पास क्लास थी, 3 पे मार्क्स था. सो डेटा 0 जो है, क्या वो एडमिशन नंबर के सेम है. सो इफ डेटा 0 इज इक्वल टू AD जो ऊपर इनपुट हुआ है, अगर सेम है तो ही मैं उसको प्रिंट कराऊंगी, अगर सेम नहीं है तो हम उसको प्रिंट नहीं कराएंगे. तो अगर मिल गया तो आप प्रिंट कर सकते हो फाउंड एंड प्रिंट इट, और अगर नहीं मिलता है तो कुछ भी प्रिंट नहीं होगा. सो ये करने के लिए हम क्या कर लेते हैं, फिर से सर्च को कॉल कर लेते हैं यहाँ पर. then save it and run it. So it says you have to enter any student. नहीं, तो अभी तो वो इतना दिखा ही रहा है डेटा मेरे पास. Let's say I want to search for 143. So मैंने एडमिशन नंबर एंटर किया 143. I press enter. तो उसने मुझे सिर्फ उसी स्टूडेंट को शो किया जो मैच करता है ना. So only that student is displayed which is matching. So matching में कौन सा आ गया, 143. So 143 वाला मैच करता है, वो आपका डिस्प्ले हो गया. और अगर मैं ऐसा कोई एंटर करती जो है ही नहीं, तो वो कुछ भी डिस्प्ले नहीं करता. सो अगर आप ऐसे इसको रन करते और आप एंटर करते कि भाई एंटर 210, so there is no student with 210, so nothing is printed. बट अगर मिल जा रहा है तो उसको वो प्रिंट कर रहा है, और अगर नहीं मिल रहा है तो कुछ भी प्रिंट नहीं कर रहा है. आप इसमें भी एक्स्ट्रा कोडिंग कर सकते हो टू चेक कि अगर नहीं मिल रहा है तो मैसेज प्रिंट हो जाए कि नो स्टूडेंट फाउंड विद द गिवन एडमिशन नंबर. हम उसकी एक्स्ट्रा कोडिंग कर सकते हैं, बट दिस इज द वेरी बेसिक जहां पर आप सिर्फ ये चेक कर रहे हो कि जो एडमिशन नंबर एंटर हुआ वो मैच हो रहा है या नहीं हो रहा है. अब थोड़ा बेटर समझ आया. Yes, ma'am. अब अगर आप इसमें से CBSE के सैंपल पेपर देख लो, लेट्स से I open any मैम, of the papers. हाँ जी, मैम हमारे पूरे सिलेबस का MCQ पोल कब होगा? अब शुरू करेंगे दिवाली के बाद से ना. वो जो हर संडेस को होता था वो फुल सिलेबस MCQ करेंगे. मैम प्री बोर्ड के पहले नहीं हो सकता है? रिपोर्ट कर रहे 22 को, यस मैम. 10th को दिवाली है ना, तो 17th को तो करेंगे ही. मैम कल नहीं है ना क्लास? कल, कल नहीं है, कल क्लास नहीं है क्योंकि परसों BCA वालों का एग्जाम है तो उनका वन शॉट है.
पर मैं क्विज डाल सकती हूँ। आपने एसक्यूएल वाले तो सारे क्विज कर लिए ना? यस मैम कर लिया। यस मैम, कर लिया। ये क्या ओपन होना चाहिए ये ना, कंप्यूटर मैम साइंस। क्लास 10th का है। 10th क्यों आ रहा है? साइट क्यों नहीं खुली है? ये रहा नीचे ना। वाली। अब इसमें देखो आपके पास जो क्वेश्चन है, अटक गया। ओके, वी हैव, ये तो फंक्शंस का क्वेश्चन आता है, चॉइस आती है इसमें। देन वी हैव वन मैम क्वेश्चन बेस्ड ऑन, हाँ जी। मैम PO P3 का फुल फॉर्म वही है ना, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल 3। हाँ, 3 इज द वर्जन नंबर। देखो हमने टेक्स्ट फाइल लास्ट टाइम किया था। सो यू हैव राइट अ फंक्शन इन पाइथन टू रीड अ टेक्स्ट फाइल alpha.txt एंड डिस्प्ले दोज लाइंस व्हिच बिगिन विद द वर्ड यू। सो ये तो आपको करना आना चाहिए, वॉवल वाला। दिस वी डिड। ये टेक्स्ट फाइल का क्वेश्चन आएगा पक्का, 3 मार्क्स का प्रोग्राम आपको। सिमिलरली यू विल बी गेटिंग द क्वेश्चन लाइक दिस। ये आपका बाइनरी फाइल का क्वेश्चन, ये तो स्टैक का है। बाइनरी फाइल का क्वेश्चन आपका है किधर, इसमें ये रहा। अच्छा देखो, दो फाइल्स है ना, सीएसवी और बाइनरी। आपको अगर सीएसवी का प्रोग्राम लिखने के लिए आ रहा है तो बाइनरी केस स्टडी में आ जाएगा, बाइनरी का प्रोग्राम लिखने के लिए आ रहा है तो सीएसवी केस स्टडी में आ जाएगा। जैसे ये क्वेश्चन दिया हुआ है, वेदांश इज अ पाइथन प्रोग्रामर वर्किंग इन अ स्कूल फॉर द एनुअल स्पोर्ट्स इवेंट ही हैज क्रिएटेड अ सीएसवी फाइल। मान लो कि इसकी जगह पे बाइनरी फाइल होता, टू स्टोर द रिजल्ट ऑफ द इवेंट्स। और डेटा कैसे स्टोर हो रहा है कि हमारे पास स्टूडेंट का आईडी है, स्टूडेंट का नाम है, जिस गेम में उसने पार्टिसिपेट किया वो है, और रिजल्ट है। सो आपकी लिस्ट में 4 चीजें हैं, स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट नेम, गेम का नाम और रिजल्ट। आपको क्या करना है, आपको इस फाइल में से डेटा रीड करना है। रिजल्ट इज रिजल्ट ऑफ द गेम, ठीक है ना। फॉर एफिशिएंटली मेंटेनिंग डेटा ऑफ द इवेंट, वेदांश वांट्स टू राइट द फॉलोइंग यूजर डिफाइंड फंक्शंस। क्या फंक्शंस बनाने हैं उसने? एक्सेप्ट बनाना है, टू एक्सेप्ट अ रिकॉर्ड फ्रॉम द यूजर एंड एड इट टू द फाइल। फिर उसको सेव करना है उस फाइल के अंदर, ठीक है। नाउ टू काउंट द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु हैव won एनी इवेंट, एज अ पाइथन एक्सपर्ट हेल्प हिम टू कंप्लीट द टास्क। अगर मैं ये एज्यूम कर लूं कि ये क्वेश्चन सीएसवी पे नहीं है, बाइनरी फाइल पे है, तो आप देखो ये हमने कोड लिखा था, इसमें देखो कितना सा चेंज होगा। आपको एक बार बेसिक कोड्स लिखने आ जाए, आपका बेसिक कोड के बाद ज्यादा चेंज होता ही नहीं है। लाइक मैंने इसका नाम दे दिया फाइल गेम, ठीक है। फाइल गेम मैंने इसका नाम दे दिया। इंपोर्ट पिकल सेम रहेगा, ऐड स्टूडेंट सेम है क्योंकि उसमें भी स्टूडेंट ही है। तो यहाँ पे एडमिशन नंबर की जगह वो क्या ले रहा है, स्टूडेंट आईडी। मीनिंग तो सेम ही है, पर चलो हम फिर भी क्या करते हैं, अपने प्रोग्राम के हिसाब से इसका नाम चेंज करके SID कर देते हैं। सो यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, एंटर स्टूडेंट आईडी। फिर आपको नेम चाहिए, ठीक है, नेम भी सेम है। उसके बाद आपको क्लास नहीं चाहिए थी, आपको गेम का नाम चाहिए था। सो हमने यहाँ पर गेम कर दिया और यहाँ पर पूछ लिया कि एंटर गेम नेम। और उसके बाद आपको चाहिए एंटर रिजल्ट, कि वो जीता या हारा। और जो रिजल्ट है वो विन या लॉस उस तरीके से है, तो वो इंटीजर नहीं होगा, दैट वुड बी अ नॉर्मल इनपुट। और यहाँ पर हम मार्क्स की जगह पर ले लेते हैं रिजल्ट। नाउ सिमिलर वे, ये जो लिस्ट है इसकी वैल्यूज आपकी चेंज हो जाएंगी। इसमें हम क्या पास कर रहे हैं, SID, नेम, गेम एंड रिजल्ट। बाकी पिकल डॉट डंप सेम रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। सो पिकल डॉट डंप इज गोइंग टू रिमेन द सेम। आप अभी भी यहाँ पर क्या करेंगे, पिकल को यूज करके अपना जो स्टूडेंट है उसको फाइल में राइट करा देंगे। सो डिड यू नोटिस व्हाट आई चेंज्ड इन द कोड? मैंने सिर्फ वेरिएबल्स के नाम बदले हैं, और कोई कोड तो चेंज नहीं हुआ ना। अब उसके बाद आपको सारे स्टूडेंट्स रीड करने के लिए नहीं कहा गया वहां पे, पर इसको मैं छेड़ती नहीं, इसको मैंने कुछ नहीं किया, इसको एज इट इज यही छोड़ दिया। सो आई डोंट डू एनीथिंग इन द रीड स्टूडेंट्स। एंड लेट मी रिमूव दीज, वी डोंट वांट दीज। सो इनको हमने हटा दिया, और इसको मैं फिलहाल के लिए कमेंट करती हूँ क्योंकि इसमें अभी अब चेंज करेंगे। ये सेम पूछा मैंने, एड स्टूडेंट भी सेम है, रीड स्टूडेंट्स भी सेम है। एंड यहाँ पर इसको मैंने कमेंट कर दिया। ओके, सो आई सेव दिस प्रोग्राम एंड आई रन इट। उसने पूछा हाउ मेनी स्टूडेंट्स यू वांट टू ऐड, आई से 3।
Student ID is 1-1. Name is Ankita. Game is basketball. And what? ID is 12. Game is chess. Name me chess लिख दिया. Game is also chess. Lost. Student ID is 14. Name is Rohan. Game is cricket. And let's say won. So फाइल क्रिएट हो गई. अब लेकिन वो अलग बात है कि प्रॉब्लम क्या हो गई, आप देख रहे हो पिछले जो स्टूडेंट्स थे वो भी उसी में स्टोर्ड है और ये वाले भी इसी में हो गए क्योंकि हमने अपेंड मोड में ओपन किया हुआ था. तो दैट्स व्हाई द प्रीवियस स्टूडेंट्स आर देयर और ये वाले भी उसी के अंदर ऐड हो गए हैं. चलो इसका हमें देखना पड़ेगा. अभी हम इसको दोबारा अपेंड बाइनरी में रन कर लेते हैं, सॉरी WB में रन कर लेते हैं ताकि हमारे पिछले वाले इरेज हो जाएं, या फिर हम फाइल का नाम बदल सकते हैं. बट इट्स बेटर टू डू इट इन WB क्योंकि वो वैसे भी मिक्स्ड हो गई है तो उस फाइल का कोई काम नहीं है. सो बेसिकली आपको ये समझ आ गया कि राइट ऐसे हो रहा है. ठीक है, राइट हो रहा है, रीड हो रहा है, दैट इज फाइन. बट अब आपको सिर्फ बताना है कि इसमें से जीतने वाले कितने हैं. सो जीतने वाले कितने हैं वो बताना है, तो वो हम सर्च में कर सकते हैं. सर्च में अब हम क्या करेंगे, कैन यू टेल मी व्हाट कंडीशन आई शुड पुट एंड वेयर आई शुड पुट दैट कंडीशन. बताइए. Ma'am, can you please repeat the question? I have to count how many of the students won their respective games. Ma'am, if statement. If में क्या लिखूं, मैं तो पूछ रही हूँ. वो दिखा ये लिस्ट दिखाना एक बार. लिस्ट में 3 पोजीशन पे रिजल्ट है. हाँ तो 3 विन हो फिर सो स्ट्रिंग में. अगर डेटा 3 पे ये है दैट मीन्स यस हम जीत गए. तो उस केस में आपका n जो है वो 1 से इंक्रीज होना चाहिए और वो प्रिंट भी हो जाना चाहिए. एंड देन कमिंग आउट यू कैन प्रिंट नंबर ऑफ गेम्स and save it, run it. Let's say 5. Enter student ID name Ankita. Game name is chess 1. Student ID 12. Game name is cricket. Lost. 13. Yeah. Chess. Die. Student ID 14. Name is Rohan. Game is badminton 1. कितने हैं? 5. अच्छा. Kiran, badminton, and tie. So है. एक भी वॉन नहीं डाला शायद. अच्छा अच्छा अच्छा, नहीं वो पता है क्या हुआ, जो हमने कॉल कराया था ना वो हर कॉल में फाइल को ओपन कर रहा है राइट मोड में. सो वो लूप के अंदर राइट नहीं हो रहा, रादर वो लूप के अंदर कॉल हो रहा है. तो जब लूप फर्स्ट टाइम चलता है वो इस फंक्शन को कॉल करता है, फाइल को खोलता है राइट मोड में. फर्स्ट स्टूडेंट राइट होता है, बंद हो जाती है. फिर सेकेंड टाइम फंक्शन कॉल हो रहा है, वो फिर से फाइल खुल रही है राइट मोड में, मतलब फर्स्ट वाला स्टूडेंट गया, दूसरा स्टूडेंट ऐड हो गया. सो इसकी वजह से क्या हो रहा है, सिर्फ एक ही स्टूडेंट फाइल में रह पा रहा है जो सबसे लास्ट में ऐड हुआ. उससे पहले हमने जो भी ऐड किए वो ऐड होके ओवरराइट हो गए. सो दे आर ओवर रिटन एवरी टाइम वी कॉल द फंक्शन. तो जितनी बार भी फंक्शन कॉल होता है हर बार फाइल दोबारा से राइट मोड में ओपन हो रही थी और हर बार ओपन होने की वजह से वो पिछले वाले को ओवरराइट करता जा रहा था. अब मैंने अपेंड कर दिया तो अब वो जो लास्ट रिकॉर्ड हमने एंटर किया था किरण का वो बचा रहेगा. सो किरण का रिकॉर्ड हमारे पास अभी भी होगा और बाकी के जो रिकॉर्ड्स हैं वो तो जा ही चुके हैं. एंड दीज 3 रिकॉर्ड्स विल बी एडेड जो मैं अब ऐड कर रही हूँ. यू कैन सी किरण जो था वो लास्ट टाइम ऐड हुआ था, अब फाइल अपेंड में ऐड हो रही है, इसलिए 3 और ऐड हो गए.
और won हमारे पास कितने हैं, 2 बार. So number of games won is 2. That is Ankita and Priya. So that's why वो प्रॉब्लम आई, क्योंकि वो राइट बाइनरी में ओपन हो रहा था, तो पिछले रिकॉर्ड्स ओवरराइट हुए जा रहे थे. So that's it. इस तरह से आपको कोड लिखना है and this will give you 5 marks. तो कोड में कंडीशन बदलेगी, बाकी ऑलमोस्ट सेम रहता है. तो राइट तो हमेशा वैसे ही होगा, और आपको ये कंडीशन यहाँ पर चेंज करनी होगी जो आप सर्च वाला बनाओगे, जो भी उन्होंने करने को कहा है. जैसे इसमें करने को कहा था कि आपको काउंट करना है कि कितने मैचेस हम जीते हैं. सो स्टूडेंट है तो ये आ सकता है कि कितने मार्क्स, कितने स्टूडेंट्स के मार्क्स 90 से ज्यादा है. एम्प्लॉयज है तो आ सकता है कितने एम्प्लॉयज एज अ मैनेजर वर्क करते हैं, तो उनकी जॉब हो सकती है हमारे पास, जिसे हमें चेक करना हो. So that kind of question you can get. Another type of question could be like this. इसका भी प्रोग्राम ही है. इसमें क्या है, differentiate between R and W file modes in Python. तो वो आपको differentiate करना है. फिर ये लिखा है consider a file sport.dat containing records of the following structure. Structure में क्या है, sports का नाम है, team का नाम है, number of players है. अब बोला है कि write a function copy data that reads content from the file sport.dat and copies the records with sport name as basketball to the file named basket.dat. So इसमें क्या करना है कि आपके पास फाइल है जिसके अंदर स्पोर्ट्स का डेटा ऑलरेडी है, हमें क्रिएट नहीं करनी इसमें. सो क्रिएट नहीं करनी, लेकिन हमें एक फंक्शन बनाना है जिसका नाम होना चाहिए कॉपी डेटा, जो कि sport.dat से रीड करेगा. फिर चेक करेगा कि अगर स्पोर्ट का नाम बास्केटबॉल है तो स्क्रीन पे शो करने की जगह उसको एक दूसरी फाइल में राइट कराएगा, और उस दूसरी फाइल का नाम होगा basket.dat. तो इसमें आपको 2 फाइल्स ओपन करनी पड़ेगी, एक जिसमें से आप रीड करोगे, एक जिसमें आप राइट करोगे. सो अगर आपको कहा जाता कि आपके पास क्या कहते हैं, फाइल है जहां पर आपको प्रिंट कराना है स्क्रीन पे सिर्फ, तो हम डायरेक्ट स्क्रीन पे प्रिंट करा देते. लेकिन जैसे यहाँ पे बोला है, तो आप क्या करोगे, डेफ कॉपी, और सबसे पहले आपको क्या करना है, इंपोर्ट पिकल, क्योंकि जब भी आप बाइनरी फाइल का काम करोगे, सो यू हैव टू इंपोर्ट द पिकल मॉड्यूल. अब इसमें हम 2 फाइल्स लेंगे. पहली फाइल हम लेंगे कौन सी, sports.dat. इस फाइल में से आप रीड कर रहे हो, सो दिस शुड बी ओपन इन रीड बाइनरी. फिर हम लेंगे यहाँ पर basket.dat, क्योंकि उसके अंदर हमें राइट कराना है, और हम कॉपी क्रिएट कर रहे हैं तो हम राइट बाइनरी में लेंगे कि इनिशियली बास्केट वाली जो फाइल है वो खाली हो. सो आपको रीड करना है. फाइल से रीड कैसे होता है, ट्राई लगाते हैं, वाइल लगाते हैं, वाइल ट्रू लगाते हैं, उसके अंदर हम क्या लिखते हैं, डेटा इज इक्वल टू pickle.load नेम ऑफ द फाइल जहां से आप रीड कर रहे हो. आपको चेक करना है कि उसकी जो स्पोर्ट्स है वो बास्केटबॉल है या नहीं. तो वो 0 पोजीशन पे ही था, तो मैंने चेक किया कि 0 पोजीशन पे बास्केटबॉल है या नहीं है. अगर 0 पोजीशन पे बास्केटबॉल है, पहले वाले एग्जांपल्स में हम क्या कर रहे थे, स्क्रीन पे प्रिंट करा रहे थे. अब हम प्रिंट नहीं कराएंगे, अब हम इसको दूसरी फाइल में राइट कराएंगे. सो विच कमांड विल बी यूज्ड टू राइट इनटू अ सेपरेट फाइल, which command will be used to write into a separate file? dump. Dump. तो आप क्या लिखोगे, pickle.dump. किसको डंप करना है, पूरी की पूरी लिस्ट को, डेटा को किस फाइल में करना है, जी में. सो जी में वो फाइल डंप हो जाए. दैट्स इट. जब आपका लूप खत्म हो जाएगा, जब मतलब सारे रीड हो चुके होंगे, तो हम फाइल को भी क्लोज करा देंगे, एफ को भी एज वेल एज जी को भी. सो दिस इज योर कोड. यू विल गेट 3 marks फॉर राइटिंग दिस कोड, एंड लास्ट में उसको कॉल कर लेंगे. बट इसके लिए ऑब्वियस बात है कि फाइल एग्जिस्टिंग होनी चाहिए, तो हमें वहां पे क्रिएट करके नहीं दिखानी है. पेपर में आपको सिर्फ बोला है कि आप कॉपी का कंटेंट बनाओ. तो ये आपका कोड हो गया, जो कि एक फाइल से रीड कर रहा है, जहां पे कंडीशन मैच होती है वो उस रिकॉर्ड को दूसरी फाइल में राइट कर देता है, मतलब वो दूसरी फाइल में कॉपी हो जाता है. Okay, क्या ma'am. देन इसमें चॉइस आती है आपको, जैसे यहाँ पर चॉइस में भी पूछा हुआ है, हाउ आर टेक्स्ट फाइल्स डिफरेंट फ्रॉम बाइनरी फाइल्स. देन अ बाइनरी फाइल cinema.dat हैज द फॉलोइंग स्ट्रक्चर, जिसमें आपके पास है मूवी का नंबर है, और फिर मूवी नेम और मूवी टाइप यहाँ पे स्टोर्ड है. अब आपको एक फंक्शन बनाना है, find type, that accepts m type as parameter and display all the records from the binary file that have the value of this. मतलब जैसे हमने अभी किया था ना, कि हमने एक एडमिशन नंबर पूछा, और फिर वो एडमिशन नंबर जहाँ पे मैच हो रहा है सिर्फ उसी को ही शो किया. वैसे आप यहाँ पर एक m टाइप पूछोगे यूजर से,
फाइल में से डेटा रीड करोगे और चेक करोगे कि जहां पर एम टाइप मैच होता है आप उन मूवीज का डेटा जो है वो स्क्रीन पे डिस्प्ले कराओगे. Do you मैम want to try it off your own? मैम ये CSV एंड बाइनरी बाइनरी दोनों में और पार्ट आते हैं ना? CSV में नहीं था, बाइनरी में है. 4 मार्क वाले में नहीं आएगा और 5 मार्क वाले में आएगा. इसमें आएगा. अब अगर ऊपर बाइनरी का आ गया तो CSV यहाँ आएगा, अगर ऊपर CSV आया तो यहाँ बाइनरी आएगा. ठीक है. सो ये वाला जो क्वेश्चन है, ये वाला, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लो and solve it and send the answer on WhatsApp. ओके मैम. ठीक है. सो इसको ट्राई करो सॉल्व करने का और मुझे इसका आंसर WhatsApp पे भेजो. आई चेक. नेक्स्ट वीक हम करेंगे CSV फाइल्स. ठीक है. मैम नेक्स्ट वीक टेस्ट ही ले लो. हाँ, टेस्ट भी ले लेंगे. ठीक है. यस मैम. टेस्ट किसका? पूरा सिलेबस. आपके प्री बोर्ड्स कब से शुरू है? 20 से. 20 से.